इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट करें जी फिर हम लोग, या थोड़ा सा और वेट जी कर जी लें? सर, कर दें स्टार्ट, अगर स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करें। अच्छा जी सर चलो कर करते दें हैं। स्टार्ट। फिर टाइम अप हो जाता है। ओके। असल में स्टूडेंट्स आ ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली ना, तो मैं, अच्छा आपने बच्चों आज जो है ना अस्सलाम वो, वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वो बड़ा इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ़ायदे वाला लेक्चर होगा। मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह तैयार किया आप लोगों के लिए, आसान आसान पॉइंट्स लिखे हैं। और मुझे ये पता कि ये जो टॉपिक है ना बड़ा वबाल जान है बच्चों के लिए ना, ख़ास तौर पे सीक्वेंसेस वाला। तो जी आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और सिर्फ 2-3 मिनट और दे दें ताकि किसी बेचारे का हर्ज ना हो, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी और बड़ा कुछ हो जाता साथ। जी सर ठीक। कोई बात। सर जी 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 सर पीपीएससी चाहे हो या ना हो, लेकिन इस बात की बड़ी खुशी है कि कम से कम आप जैसा एक प्यारा टीचर मिल गया है हमें। तो आप सारे ही माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं जी, बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए। क्योंकि मुझे एक बात याद आ गई यहाँ से, एक बहुत बड़े वक्त के वली अल्लाह थे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। उनसे किसी ने कहा जी आप मेरे हक में दुआ करें, मैं किसी मसले में फंसा हुआ हूँ, अल्लाह मेरी आसानी पैदा करे। तो ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला की रहमत से वो बात कबूल अल्लाह ताला ने कर ली, दुआ कबूल होगी। तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपने हज़रत साहब दुआ की है और आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने बड़ा करम कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी दुआ मैंने नहीं की, दुआ मेरी दुआ में इतना असर नहीं जितना आपकी आमीन में असर है। तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए भी है। हमने तो कोशिश बेशक की सर, है, आपने ठीक फरमाया। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, कामरान करे। आमीन सर। मैं अब आपको म्यूट करने जा रहा हूँ सबको, तो कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप चैट में लिखिएगा, फिर मैं आपको आंसर करूँगा। जी सर ठीक है। तो सिर्फ 3 मिनट रह गए 7:30 पे, तो 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ये बच्चे स्टूडेंट्स में असल में और आई जा रहे हैं। ये जूम का लिंक भेजें ना, कुछ बच्चे मोबाइल पे मैसेज करी जा रहे हैं जी जूम का लिंक भेजें। तो लिंक तो हम पहले भेज चुके हैं आपको, लेकिन चलें दोबारा मैं वो आपको उनको भेज दिया मैंने जो प्राइवेटली करी जा रहे हैं। मैं दोबारा इस ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ये आ गया 1 2 3। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ 1 आध मिनट के लिए, जब तक हमारे पास टाइम है। आप ये मुझे बताइए कि क्या फ़ायदा हुआ कैलकुलस को स्टार्ट करके? मतलब अगर कैलकुलस ना होती तो क्या होता, कोई मुझे बताए। यूजेज ऑफ कैलकुलस। ये असल में स्टूडेंट्स आ ही जा रहे हैं, तो हम 1 मिनट और बस इंतज़ार करेंगे। जी और आ रहे हैं स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा आज इंशाल्लाह ताला इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी आपसे। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बच्चों वक्त पे आ जाया करें ना, 7:15 का टाइम था,
तो आप फिर लेट हो ही जा रहे हैं, फिर अब हम ना करें तो फिर आप पर्सनल मैसेज करना शुरू कर देते हैं। ये किसका माइक खुला हुआ है इधर? जी चलिए, मैं अब स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ जी आपसे, लेकिन फिर स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए। और कल ये कैसे फिर उसको एडमिट बनाऊं, या इधर से एडमिट भी तुम करते जाओगे? स्टूडेंट्स आएंगे तो एडमिट नहीं कर लोगे कि वहाँ से ही हूँ? जी और आ रहे हैं स्टूडेंट्स। सर जी ऐसा करें कि होस्ट किसी और को बना दें और आप स्टार्ट करें सर। इस तरह तो पूरे लेक्चर के जी दरमियान कोई ना कोई आता जाता है। अच्छा, मुझे होस्ट बना दें, मैं करता हूँ कंट्रोल, आप लेक्चर स्टार्ट करें। चले मोहसिन मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है। जी मैं आपको बना रहा हूँ मोहसिन, फिर आप ज़रा ख्याल रखिएगा ताकि लेक्चर के दौरान जो है ना वो डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। ए 69 आपका है ना आईडी मोहसिन? जी सर जी। मोहसिन 69 मेक होस्ट, ये लें जी। मोहसिन अब आप होस्ट हो गए, तो जो आता जाता आप उसको एडमिट करते जाएं और मुझे जी चलें जी आप करें सर स्टार्ट, वो मुझे होस्ट बना देंगे खुद ही, आप स्टार्ट करें। अच्छा चलें जी। अब आप इनको म्यूट कर दें बच्चों को, और मैं स्क्रीन ज़रा शेयर करूं, रिकॉर्डिंग हो रही स्टार्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही हो गया होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। आपने किसी और को होस्ट बनाया? 1 मिनट मैं उन्हें कहता हूँ। यार होस्ट तो मैंने आपको बनाया है। जी देखिए ज़रा कौन है होस्ट, उसको फिर हम आपको बनाते हैं। आपका नाम क्या है सर? यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर बिल्कुल, पता नहीं, या तो काफ़ी दूर से आप बिलोंग कर रहे हैं सर अच्छा जी सर मोशन बन गया, होस्ट बस परेशान ना हो सर। ठीक हो गया। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी। आप प्लीज़ अपने अपने माइक जो है वो आप म्यूट कर लीजिए और बड़ी गौर से जो है लेक्चर आप स्टार्ट सुने। मोहसिन स्टार्ट करें जी। जी सर करें स्टार्ट, मैंने आपको स्क्रीन शेयर की दे दी अलाउ। चलें जी, जज़ाकल्लाह। ओके जी, रिकॉर्डिंग भी अलाउ कर दी है, रिकॉर्डिंग में लगा लें। रिकॉर्डिंग भी चला। रिकॉर्डिंग तो मेरा पहले से हो रही, पिछली रिकॉर्डिंग हो नहीं सकी, वो पता नहीं क्या वजह हुई है। ओके ये स्क्रीन शेयर होने लगी है जी। ओके ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है जी? यस। ओके दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। You know the topic is about the sequences. अच्छा सीक्वेंस क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। वो तस्वीरें कहाँ पे जी? बस जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आपसे। सारी पीडीएफ में तस्वीरें कैसे हैं? हाँ ये इस पे लिखा नहीं है। ओके अब इधर इधर रहना। ओके जी व्हाट इज दी पिक्चर आपको क्लियर है सबको? मोहसिन देखना जरा। सर आ रही है, ओके
द टॉपिक इज द सीक्वेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का और एनालिसिस का, बल्कि मैं अगर कहूँ तो ये किसी भी टॉपिक की जान है सीक्वेंस। आप इसको फंक्शन एनालिसिस में ले लें तब भी बड़ा इसका यूज़ है। इसके अलावा अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी सीक्वेंसेस हैं, मतलब हर जगह पे ये सीक्वेंसेस ही हैं। तो मैं अगर आपको इस तरह बताऊं कि ये सीक्वेंस जो है वो क्या होती है, एक फंक्शन है, यू नो, ये मैं कोई फंक्शन एक बना देता हूँ जिस तरह वेन डायग्राम में, दिस इज माई एफ, और यहाँ पे आपने रखना है एन, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका रियल नंबर भी जा सकता है और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। अब मिसाल के तौर पे देखिए, मैंने लिखा 1, आंसर आ गया 1, मैंने लिखा 2, आंसर आ गया 4, मैंने लिखा 3, आंसर आ गया 9। तो ये वाला जो सेट होता है ना, ये वाला, दिस इज 1, 4, 9 एंड सो ऑन, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। और इसके पीछे ना एक फंक्शन होता है। मसलन देखिए, इसका फंक्शन जो था वो हमने लिखा था, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप इसमें 1 पुट करते हैं तो आपको 1 आंसर मिलता है, आप 2 पुट करते हैं आपको 4 मिलता है, आपको 3 पुट करते हैं तो आपको 9 मिलता है। सीक्वेंस की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि आप इनकी जो टर्म्स होती हैं ना, उनको आगे पीछे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको सीक्वेंस को यूं लिख लूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। दिस इज़ द इमेज ऑफ 1, दिस इज़ द इमेज ऑफ 2, दिस इज़ द इमेज ऑफ 3। तो यहाँ पे तो काम ख़राब हो जाएगा ना। द इमेज ऑफ 1 इज़ 1 अंडर दिस फंक्शन, but the image of 2 is not 9, image of 2 is 4. So you are not allowed to change the position of the sequence. Sets की position को आप change कर सकते हैं, लेकिन जो sequence है उनकी positions को आप बिल्कुल भी change नहीं कर सकते। ओके, पहली बात ये है कि sequence एक function है, ये मैंने लिख दिया function। इसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर ही हो। उसकी जो डोमेन है वो होल नंबर भी हो सकती है। इसकी डोमेन जो है वो होल नंबर भी हो सकती है, क्योंकि अगर इसी फंक्शन को 0 से स्टार्ट कर लिया जाए तो 0 पे भी ये आपको आंसर दे देगा। तो द सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन में बी द सेट ऑफ होल नंबर। ये आर और सी के, अगर इसका आंसर आर में आए तो उसको हम कहते हैं रियल सीक्वेंस, अगर सी में आए तो हम इसको कहते हैं जी कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है। लाइक अगर मैं ये लिख दूँ 1 प्लस एयोटा 2 प्लस एयोटा, तो ये जो सीक्वेंस है ना, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सीक्वेंस की नोटेशन जो है वो ये भी लिख लेते हैं, इसको इस तरह भी लिख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे सीक्वेंसेस लिखिए, जिस तरह ए एन इज इक्वल टू 1/n+1। इसकी फर्स्ट टर्म अगर आप इसमें पुट करेंगे, एन की जगह 1 करेंगे तो ये a1 आ जाएगा, इसमें सेकंड पुट करेंगे तो दिस इज 1/3 एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप इस तरह लिखते हैं जनाब, ये a1 टर्म है फर्स्ट, ये सेकंड टर्म है, एंड दिस इज सो ऑन। तो सीक्वेंसेस को हम सेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज -1 टू द पावर n। ये एक एग्जांपल देख लें, ये एग्जांपल ले लें, कुछ भी आप लिखते हैं उसकी nth टर्म जो है ना उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। तो आइए ज़रा हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हम क्या करने जा रहे हैं। दिस इज यू नो पेज नंबर 2। हाँ, पेज नंबर 2 कितों आएगा, पेज नंबर 2 कितों आएगा यार, की नहीं पढ़ रहा। पेज नंबर 2 लिखा, ये मैंने पकड़ा क्या हाथ में, ये क्या कंट्रोल 1 कंट्रोल 1 जी। अब इसके ऊपर लिखा नहीं जाएगा, इधर से पकड़ के। जी सेकंड स्लाइड है हमारी, व्हाट इज द बाउंडेड सीक्वेंस। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड हो। ये देखिए, an is bounded sequence if and only if an is less than or equal to k।
फॉर ऑल के। ये अपना माइक प्लीज ऑफ करें जिन जिनका माइक ऑन है। कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगी उस वक्त जब आप उसकी एन टर्म का मॉड लेंगे और वो किसी खास नंबर से कम हो जाए। ये खास नंबर क्या होता है इसकी बात हम बाद में करते हैं, फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि किसी कांस्टेंट नंबर से कम हो। मोहसिन आप कहाँ पे हैं? मोहसिन आप अनम्यूट करें इनको, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। सर ये क्वेश्चन है वो एक आया है, वो पूछ रहे हैं। हाँ पूछें कोई क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन आया है एक चैट बॉक्स में कि इज प्रोग्रेशन। आपकी मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज बड़ी कट के आ रही है। मोबाइल देना तलहा जरा, चैट कहाँ पे हो रहा है? सर ये क्वेश्चन आया है एक जी कि इज एनी डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। हाँ ये तो आपने क्वेश्चन कर लिया मेरे से, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। तो ठहरे फिर मैं ना, असल में मैं उधर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको मैं बता ही दूँ। देखें जो सीक्वेंस होती है ना उसमें एक मखसूस तरह का डिफरेंस होता है। प्रोग्रेशन में ज़रूरी नहीं, जिस तरह आप सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ले लेंगे, प्राइम नंबर है 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13। तो आप इसको इसकी nth टर्म नहीं फाइंड कर सकते। मतलब इस जो सीक्वेंस है ये जो प्राइम नंबर्स की है इसकी इसको आप किसी शक्ल में लिख नहीं सकते। आपको मेरी बात समझ आई? मैं स्क्रीन शेयर करूं अगर, यार पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे तो खुद इसकी समझ नहीं आती, लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ एक 1 4 9, ये देखिए ज़रा, ये इसको मैंने एनालिसिस कर लिया है कि दिस इज एन स्क्वायर सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ओके। मतलब अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसी सीक्वेंस लिखता हूँ, ये जरा गौर कीजिएगा, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद ये सीक्वेंस में लिख रहा हूँ प्राइम नंबर की 5 लेट्स 7, उसके बाद 11 11 के बाद 13। तो कोई मुझे दुनिया का बंदा ये नहीं बता सकता जी इसकी nth टर्म क्या है, मैं इसको एनालिसिस ही नहीं कर सकता। सीक्वेंस ये दोनों हैं, ये भी सीक्वेंस है, जो भी आप लिख देंगे वो सीक्वेंस है। लेकिन प्रोग्रेशन के लिए आपके पास उसकी nth टर्म होनी चाहिए, क्योंकि nth टर्म अगर नहीं आती तो आप उसको एनालिसिस ही नहीं कर सकते सीक्वेंस के तौर पे। ये देखिए जिस तरह ये है, ये इसकी nth टर्म ही हमने पकड़ी हुई। इसमें जब आपने 1 रखा है तो ये टर्म आ गई, आपने 2 रखा है तो ये टर्म रखी है, अगर आपके पास 3 रखा है तो ये आ गया। आप मुझे कोई बताए आप में से जिन्होंने क्वेश्चन भाई साहब ने किया है, तो बेटा देखो जो भी आप, तो हम इसकी nth टर्म हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कैलकुलेट इस nth टर्म। इसका मतलब है कि ये इसका एनालिसिस नहीं किया जा सकता। ऐसे बड़े सवाल पूछते हैं जी सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या फ़र्क होता है। प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन होती है, तो दुनिया की हर चीज़ सीक्वेंस होती है, ये ज़हन में रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप उस सीक्वेंस को बाउंड कर रहे हैं, मतलब उसको टाइट कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, इसको टाइट करते हैं, यहाँ से भी किसी ने पकड़ लिया है और यहाँ से भी किसी ने पकड़ लिया, तो इसके दरमियान सीक्वेंस की टर्म जा रही, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हो रही। तो ये जो जहां से हमने पकड़ा है ना, इसको मैं लिखता हूँ स्मॉल एम और इसको मैं लिखता हूँ कैपिटल एम। दिस इज योर इन्फीमम एंड दिस इज योर सुप्रीमम। अगर किसी भी सीक्वेंस को आप कैद कर लेते हैं उसकी इन्फीमम और सुप्रीमम के दरमियान, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाती है। ये देखिए ना, जिस तरह आपने एक कैलकुलस में रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि इफ ए एन इज लेस देन के, तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस के इज लेस देन ए एन इज लेस देन के। ये बाउंडेड सीक्वेंस की निशानी होती है।
तो अब ये देखिए ये एक सीक्वेंस है मेरे पास लाइक 1/n+1, तो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि जनाब ये क्या सीक्वेंस करती है। अच्छा ये देखिए इसमें मैंने पहली टर्म रखी, दिस इज 1/2, सेकंड टर्म 1/3, 1/4। तो आप देखते जाएं कि इसके जितने भी नंबर आप इसमें डालते जाते हैं ना सीक्वेंस में, तो ये सीक्वेंस छोटी होना शुरू हो जाती है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और ये चलते 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 ना किसी एक वक्त में जाके 0 की तरफ बढ़ेगी। तो हमने ये क्या कहा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाली है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। तो ये आपके पास बाउंडेड सीक्वेंस हो गई। अच्छा रनिंग टाइम का कह रहा है कि जी 8-9 मिनट रह गए, अगर ये स्टॉप हो जाएगा तो फिर हम इसको दोबारा फिर शुरू करेंगे हैं। तो ये आपके पास होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई बाउंडेड सीक्वेंस की। आपने ये ध्यान में रखा, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगी उस वक्त अगर आप उस सीक्वेंस किसी दो टर्म्स के दरमियान फंस जाए। ये देखिए जिस तरह 1/n+1 है। चलिए जी आगे हम चलते हैं, पेज नंबर ये 2 मैंने निकालना था, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2। ओके, व्हाट आर द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस? सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है? अच्छा सीक्वेंस की लिमिट जो है वो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो भी सीक्वेंस आती है ना, आप उस सीक्वेंस को चेक करना है कि वो सीक्वेंस क्या हमारे साथ काम कर रही। आप जस्ट उसकी लिमिट ले लें, अगर तो आंसर कोई नंबर आ जाए तो उसकी वो ही उस सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है। और एक ये नोट मैंने लिखा है कि लिमिट इफ एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। सीक्वेंस की लिमिट जब भी एग्जिस्ट करेगी ना, हमेशा याद रखिए वो यूनिक होगी। बल्कि ये आप समझ लें, जब भी आप लिमिट लगाते हैं ना जिंदगी में, कभी भी आपने लिमिट लगा दी तो इसका मतलब है उसका आंसर यूनिक हो गया। आप देखिए अगर हम एक क्वेश्चन करें, लिमिट x गोज टू 2, x² -4 ओवर x -2, इसके कुछ लोग फैक्टर बना के करते हैं तो आंसर आ जाता 4। लेकिन अगर आप इसको एल हॉस्पिटल से लगा के रूल करेंगे तब भी आंसर ये आएगा। तो इसका मतलब लिमिट का आंसर हमेशा से यूनिक ही आता है जी। नेक्स्ट है हमारी व्हाट इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है? सीक्वेंस का कन्वर्जेंट से मुराद ये होता है कि उसका कोई ना कोई आंसर आ जाए। अब जाहिर बात है कि आपको आपके इल्म में है कि जब हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट में आंसर एक्यूरेट नहीं होता। आंसर इसलिए एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि लिमिट खुद एक्यूरेट नहीं होती। जब आप लिखते हैं लिमिट x गोज टू a, तो आपके इल्म में है, हमें खुद भी नहीं पता होता कि ये a के राइट पे है, a के लेफ्ट पे है, a के कितने हैं। तो जब इसका खुद नहीं पता होता तो इसका आंसर कहाँ से हमें पता नहीं एक्यूरेट हो। तो कोई भी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट उस वक्त कहलाती है कि आपको उस सीक्वेंस की लिमिट ले लें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर कोई डेफिनेट आंसर आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि वो उस पर्टिकुलर नंबर को कन्वर्ज करी। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ये एक सीक्वेंस मैंने लिखी है an = 1/n। इसकी फर्स्ट टर्म देखिए 1 है, इसकी सेकंड टर्म 1/3 है, इसकी थर्ड टर्म 1/3, और अगर इसकी 10,000 टर्म निकालें तो ये होगी। और ये चलते 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 एक वक्त ऐसा आएगा, चूंकि डिनोमिनेटर आपको पता बढ़ रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे 10,000 है। और अगर आप बहुत बढ़ाते जाएंगे तो डेफिनेटली 1/∞ जो है वो गोइंग टू 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ना an, दिस इज कन्वर्जेंट टू 0। कन्वर्जेंट टू 0 का मतलब ये होता है कि ये जो सीक्वेंस है हमारी वो जिसको कन्वर्ट कर रही है, जिसको कन्वर्ज कर रही है। ये शोर बड़ा आ रहा है, प्लीज इसको अनम्यूट करें। कौन है? सर वो क्वेश्चन करना है इसलिए उन्हें अनम्यूट किया। ओके ओके करें जी, क्वेश्चन करें जी, पूछिए क्वेश्चन। असल में भाई क्वेश्चन करें आप अपना। जी प्लीज कीजिएगा, या फिर एक दफा मैं कह रहा था कि लेक्चर पढ़ा लेता, आप साथ साथ नोट करते जाएं, जो क्वेश्चन होगा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, मैं नोट करता जाता हूँ, बाद में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हाँ, क्योंकि टाइम बड़ा कम है
पीछे वो ओके 5 सर, मिनट ओके। कह रहे हैं, 5 मिनट के बाद वो नया सेशन स्टार्ट होगा। ओके, तो दिस इज द सीक्वेंस। आपने देखा कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करी जा रही है और वो जीरो को कर गई। इसका मतलब ये होता है कि उस सीक्वेंस का और उसका जो आंसर है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम हुआ है जी। इसके ऊपर बड़ी डिटेल डिस्कशन मैं करूंगा इंशाल्लाह कि ये कि क्या मामला है। लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसको आगे चलाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए एक सीक्वेंस है, मैंने लिखी an इज इक्वल टू 1/n² + 1। इसमें आप देखिए आपने पहली टर्म लिखी n की जगह 1 तो 1/2 आ गया, सेकंड टर्म 1/5, और ये भी आप देखें कि बढ़ती जा रही है, ये भी जीरो के करीब हो रही है। तो हम ये लिखा करेंगे डेफिनेशन कि ए सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू L if an minus L is less than epsilon for all n is greater or equal to m। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। इसको हम कहते हैं स्टेज, कि किसी खास स्टेज के बाद ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मैंने लिखने की कोशिश की है कि मैं ये कहता हूँ जी आफ्टर 20,000 टर्म्स तक मुझे मंजूर है जिसका आंसर, उसके बाद जितनी भी टर्म्स जाएंगी वो सारी की सारी हम उसी के खाते में डाल देंगे कि ये इसी को कन्वर्ज कर रही है। एक बंदा कहता है नहीं जी मुझे और आंसर एक्यूरेट लेना है, तो आप m को 50,000 रखेंगे, ये m वो कहता है कि आफ्टर 50,000 टर्म्स जो है वो इसका आंसर जो है वो मुझे चाहिए। ड्रा मैं कहाँ से करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ ये ठीक हो गया जी। ये देखिए ये हो रहा है काम कि ये मेरा ये सीक्वेंस चलती जा रही है ऐसे ऐसे, ये मैंने रखा जी m। अब इसके बाद जो सीक्वेंस आएगी ना, फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल टू m, तो अब ये वाली जो सीक्वेंसेस है ना, ये जो इस खास टर्म के बाद, वो अपनी मर्जी है मेरी, मैं 10,000 रख लूँ, आपकी मर्जी 50,000 रख ले, आपकी मर्जी आप 1 करोड़ रख लें। तो इसकी असल खूबसूरती फंक्शन एनालिसिस में है या मैट्रिक्स स्पेसेस में, टोपोलॉजी में है, जब इसके बाद सारी की सारी जो चीज़ें जो है ना वो इस ओपन बॉल में गिरनी शुरू हो जाती हैं। तो आई लव टोपोलॉजी वेरी मच, एनालिसिस। इंशाल्लाह जब हम टोपोलॉजी की क्लास लेंगे तो आपको बड़ा ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल आप ये जहन में रखें कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज कहलाएगी। पूछ लेते हैं कई दफ़ा ये डाइवर्जेंट क्या है, तो आप सिर्फ अगर इसको यूं कर देंगे तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ये है कि आपने उस सीक्वेंस के ऊपर nth टर्म लगाएं, कोई ना कोई आंसर आएगा, और 2 आंसर नहीं आने चाहिए किसी भी मेथड से। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये है कि आप उस जो भी सीक्वेंस आपके पास होगी आप उसकी nth टर्म ले लें, अगर कोई ना कोई आंसर आ जाए तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर कोई आंसर ना आए, मतलब इन्फिनिटी आ जाए, प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो आपके पास होगी डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ओके, चलिए जी नेक्स्ट हम चलते हैं। मैं ज़रा अगली स्लाइड को देखते हैं। हाँ ये देखना यार, इसकी नेक्स्ट स्लाइड ओके, कंट्रोल 1 से खत्म होता, सॉरी। अब हम तीसरी स्लाइड पे चलते, सॉरी यहाँ से हम इसको बैक करते हैं। ओके जी, दोबारा हम ये वाला ये वाला ग्राफ। ओके, ये देखिए जी, ये वही सारी बात होगी। एग्जाम्पल ले लें an इज इक्वल टू 1/1 + n²। जी यहाँ पे चूंकि हमने n की जगह 1 रखा है तो ये देखिए पहली टर्म आ गई 2। अगर n की जगह 3 रखते हैं, सॉरी n की जगह 2 रखते हैं, ये आ जाएगी। n की जगह 3 रखेंगे, ये आ जाएगी। तो आपको पता ही है कि ये देखिए ये जो 1/n² है ना, इट विल गोज टू 0। इसमें 0 होना ही होना है, लेकिन 1 नहीं होना। इसका मतलब दिस सीक्वेंस is goes to 1. I mean the difference between this sequence and 1 is approximately negligible for all n is greater or equal to m. यानी कि डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड अप्रोचेस टू 0, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो खत्म हो गया।
आपने क्या करना है कि जब भी आपसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहे, आपने सिर्फ एक ही बात करनी है, आपने उसकी लिमिट ले लेनी है, और अगर कोई आंसर आ जाए तो कन्वर्जेंट होगा। ओके, द नेक्स्ट इज ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। ये ऐसी सीक्वेंस होती है, अगर आप ईसीजी कभी देखें किसी जिंदा बंदे की, तो वो यूं आपको साइन एक्स का ग्राफ शो करती है, और अगर किसी मरे हुए बंदे की ईसीजी देखेंगे ना, तो वो जीरो होती है। मरे हुए बंदे का मतलब ये है कि अगर आप उसका डेरिवेटिव्स देखेंगे ना, डेरिवेटिव्स ऑफ एनी डेड पर्सन इज जीरो। ये सारा बड़ी खूबसूरत इसमें बातें, अब मैं क्या क्या आपसे बातें करूं, क्या क्या बातें करूं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ ईसीजी। तो ये जो सीक्वेंस होती है ना हमारी ऑस्किलेटरी, ये भी कुछ इसी तरह की हमारे साथ ना काम करती। लाइक दिस इज द सीक्वेंस ऑफ -1 to the power n।